आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको वाङ्मय 51 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय आदर्शों के हिमालय। आदर्शों के हिमालय महाराणा प्रताप। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आज भी हमारे रक्त में एक सनसनाहट सी उपजने लगती है। यदि हमारा रक्त पानी नहीं बन गया है तो निश्चय ही ये नाम उसमें ज्वार उपजाए बिना नहीं रहते। इन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कर्तव्य की काल की परिधि में इन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कर्तव्य को काल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। ये चिरंतन है, अमर हैं आज भी और हर काल भी। ये नाम उतने ही प्रभामय और प्रेरक हैं और रहेंगे। साथियों, व्यक्ति की अपनी नैतिकता, अपना आदर्श और अपना स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय गौरव वह अंतःकरण है जिनके आगे राज्य वैभव और विलास के समस्त साधन तुच्छ हैं। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसका कोई मानवोचित आदर्श नहीं। वह व्यक्ति क्या व्यक्ति है जो अनीत अनाचार और दुष्टता से समझौता कर ले। ऐसे व्यक्ति की सांस भले ही चल रही हो पर वह निष्प्राण है, निर्जीव, चेतनाहीन। महाराणा प्रताप का जीवन इसी आदर्श का प्रतीक है। साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 में मेवाड़ के महाराणा राजवंश में हुआ। यह वही राजवंश था जिसने महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा जैसे आदर्श प्रजासेवी शासक व मातृभूमि के रक्षकों को जन्म दिया था। महाराणा सांगा के पौत्र होने का जहां प्रताप को गर्व था, वहीं महाराणा उदय सिंह के पुत्र होने का दुख भी। उदय सिंह अपने पिता और मेवाड़ की शौर्य परंपरा को निभाने में असमर्थ ही रहे थे। उनके पिता ने ठेठ आगरा के पास खानवा के मैदान में जाकर भारत पर आक्रमण करने वाले बाबर से लोहा लिया था, पर उदय सिंह उनके पौत्र अकबर से चित्तौड़ की रक्षा नहीं कर सके। वे वहां से भाग खड़े हो गए। प्रताप की माता यद्यपि राजकुमारी नहीं थी, वे उदयपुर के निकटवर्ती ग्राम देवारी के देगड़ा वंश की कन्या थीं। उनके पिता कृषि कर्म करते थे। वे पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर संतान का निर्माण कैसे किया जाता है इस कला में अति प्रवीणा थी। शरीर से पूरी तरह स्वस्थ और मन से पूरी तरह निर्मल, माता ने जहां राणा प्रताप को भीम का शारीरिक बल दिया, वही हिमालय की सी आदर्श निष्ठा और मनोबल भी दिया था। शिवाजी को छत्रपति बनाने का श्रेय जो उनकी माता जीजाबाई को है, वही महाराणा प्रताप को स्वाधीनता के अमर रक्षक और महान तपस्वी बनाने का श्रेय उनकी माता को ही है। उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़कर अरावली पर्वतों में सुरक्षित स्थल पर उदयपुर नगर का निर्माण किया था। उन्हीं पर्वतों में आखेट करते समय उन्होंने एक दिन एक स्वस्थ सबल कृषक कन्या को अरावती की खड़ी चढ़ाई में सिर पर भारी बोझ और हाथों में 4-6 गाय और बछड़ों को पकड़े, जो अपनी बाल सुलभ मस्ती में पीछे की ओर लटक रहे थे,
बड़ी सहजता से चढ़ते देखा तो उनके मन में विचार उठा कि इस कन्या के कोई पुत्र हो तो कैसा बलिष्ठ होगा। उनका यह विचार ही इस कृषक कन्या को मेवाड़ की महारानी बनाने का कारण बना। महाराणा प्रताप का जिरह बख्तर, लोहे का टोप व भाले आदि का वजन ही इतना था कि अकेला आदमी उसे उठा नहीं सकता था। फिर उनका शरीर कैसा होगा इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। उनकी माता यद्यपि राजकन्या नहीं थी, पर जिस कुल की वह वधू बनी थी उसकी मान मर्यादा और गौरव का उन्हें पूरा ध्यान था। उन्होंने राणा प्रताप को तन और मन दोनों से इतना सबल बना दिया था कि मुगल सम्राट से बराबर की टक्कर ले सके। एक ओर उन्हें वीर और त्यागी महापुरुषों की कहानियां सुनाकर उनमें उच्च भावनाएं भरी, दूसरी ओर शस्त्र संचालन सिखाने और उनके शारीरिक बल संवर्धन की ओर भी उनकी माता ने पूरा ध्यान दिया। साथियों, महाराणा उदय सिंह का ध्यान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा से अधिक हास्य विलास में लगता था। उनका अधिकांश समय इन्हीं में बीतता था। राणा प्रताप की सौतेली मां ने, जो एक राजकन्या थी, उनसे अपने पुत्र जयमल को महाराणा बनाने का वचन ले लिया था। प्रताप की जननी ने अपने पुत्र के व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण पर अधिक ध्यान दिया था, ना कि उसे महाराणा बनाने पर। इस कारण आरंभ से ही उनका लक्ष्य मातृभूमि की सेवा करना था, न कि राजा बनकर सुख भोगने का। राणा कोई भी रहे, वे तो मेवाड़ को स्वाधीन देखना चाहते थे। चित्तौड़ को मुगलों के अधिकार से मुक्त कराना चाहते थे। मेवाड़ के वीर सरदार उदय सिंह की कायरता पर क्षुब्ध थे। मेवाड़ के वीर सरदार उदय सिंह की कायरता पर क्षुब्ध थे। उनकी नजर प्रताप पर लगी थी। अपने दादा के समस्त गुण वे पौत्र में देख रहे थे, जिनके नेतृत्व में वे देश की रक्षा के लिए बाबर से जूझे थे। मेवाड़ी वीरों की अपनी राष्ट्रीय परंपरा रही थी। वे सारे भारत को अपना देश मानते थे। तभी तो मोहम्मद गौर के आक्रमणों के समय हर बार वे रावल समर विक्रम के साथ पानीपत के मैदान में लड़ने गए। हर बार उदय सिंह की मृत्यु पर उनकी इच्छा के अनुसार जयमल को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। सरदारों ने प्रताप को ही महाराणा बनाया। प्रताप के लिए महाराणा बनने का अर्थ ही दूसरा था। वे सिंहासन पर पीछे बैठे, पहले उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं जब तक चित्तौड़ पर केसरिया ध्वज नहीं लहराऊंगा तब तक थाली में नहीं पत्तल पर भोजन करूंगा, भूमि पर शयन करूंगा, झोपड़ी में रहूंगा और नगाड़ा नहीं बजाऊंगा। साथियों, हर कर्म का एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य ही मनुष्य को क्षुद्र और महान बना देता है। जहां व्यक्तिगत स्वार्थ व सुख के लिए कुछ किया जाता है वहां क्षुद्रता, और जहां किसी आदर्श के लिए कार्य किया जाता है वहां महानता की बात होती है। प्रताप ने महाराणा का पद अधिकार भोगने के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने के लिए, व्यक्तिगत सुख भोग के लिए नहीं, राष्ट्रीय गौरव के लिए स्वीकारा। यह उनकी महानता का परिचायक है। महानता का पथ यही है। पथ तो प्रस्तुत रहा, अभाव तो पथिकों का ही है। साथियों, प्रताप ने राज सिंहासन पर बैठते ही मेवाड़ की बिखरी शक्ति को पुनर्गठित करना आरंभ कर दिया। महाराणा उदय सिंह के काल में यह लगभग उपेक्षित ही रही थी। मेवाड़ के स्वाधीनता प्रिय सरदारों के हृदय में एक नया जोश उत्पन्न हो गया। अपने इस
नायक को देखकर, किंतु प्रताप कुछ इससे भी दूर की बात सोच रहे थे। अब तक राज्य की रक्षा का काम थोड़े से सामंतों और उनके सहायकों का कार्य रहा था। राजा, सामंत और प्रजा, ये उस समय की राजनीतिक समाज व्यवस्था के 3 आधार थे। इनमें एक आधार तो प्रजा अर्थात नागरिकों का था। वह प्रायः राज्य की गतिविधियों में कोई भाग नहीं लेता था। ये तो राजा यदि अच्छा हुआ तो उसके राज्य में थोड़ी सी राहत पा लेते थे और बुरा हुआ तो उसके राज्य के अन्याय को सह लेते थे। राज्य व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के संबंध में यह वर्ग न तो अपना कोई कर्तव्य समझता था न अधिकार। यह तो बेचारी प्रजा थी जिस पर राजा और उसके मुट्ठी भर सामंत शासन करते थे। साथियों, प्रताप को यह व्यवस्था कुछ उचित और युक्त संगत न जान पड़ी। उन्होंने राजा, सामंत और प्रजा के बीच की दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया। उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, जो कि अरावली पर्वत श्रेणियों के कारण निराविहड़ था, कृषि योग्य भूमि बहुत कम थी, सब और जंगल ही जंगल था। इस जंगल में भील और मीणा नाम के आदिवासी लोग रहते थे, जो सभ्यता में पिछड़े होकर भी अपनी नैसर्गिक ईमानदारी, विश्वास और श्रमनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप ने इन लोगों को अपना सहयोगी बनाया। वे उनसे एक राजा की तरह नहीं, उनके देशवासी भाई की तरह रहे, उनका हृदय जीता और उनमें यह भावना जगाई कि यह धरती उनकी है, उसकी रक्षा का दायित्व उनका भी है तथा राज्य की गतिविधियों में उनका भी हक है। महाराणा प्रताप एक ओर अपने सरदारों, सामंतों को अपनी मातृभूमि के खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त के लिए संगठित व शक्तिशाली बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों में राष्ट्रीय भावना जगा रहे थे। तभी दुर्योग से जयपुर के राजा मानसिंह का, जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था, साथ ही अपनी बहन का विवाह भी उससे कर चुका था, दक्षिण विजय करता हुआ इधर होकर निकला। उदय सागर के तट पर महाराणा अपने आदिवासी सहायकों के साथ शिविर डाले हुए थे। थोड़े ही दिनों में महाराणा ने इस प्रकृत पुत्रों का हृदय जीत लिया। महाराणा उनके साथ बिना किसी दुख के रहते थे। मानसिंह का महाराणा ने अच्छा स्वागत सत्कार किया, उसके स्वागत में अच्छा खासा भोज दिया, पर जहां साथ बैठकर भोजन करने की बात थी, राणा टाल गए। स्वतंत्रता प्रेमी भील आदिवासियों के साथ एक ही पंगत में बैठकर भोजन करने वाले राणा को अपने स्वार्थ और सुख के लिए अपने जाति और राष्ट्रीय स्वाभिमान को भुलाकर विधर्मी विदेशी अकबर की अधीनता स्वीकार करने व अपनी बहन ब्याह देने वाले आदर्श से च्युत मानसिंह के साथ बैठकर भोजन करना गवारा ना हुआ। उन्होंने कहला भेजा, उनके सिर में दर्द है। मानसिंह दर्द को समझ के अगले ही वर्ष वह इस दर्द की दवा करने शाहजादा सलीम के साथ एक विशाल सेना लेकर आके उपस्थित हुआ। महाराणा की तैयारी अभी अधूरी ही थी। मुगल सेना की तुलना में उनके पास बहुत कम सेना थी। हल्दी घाटी के मैदान में दोनों का जमकर मुकाबला हुआ। महाराणा प्रताप और उनके देशभक्त साथियों की वीरता देखते ही बनती थी। राणा पूरे जोश में थे और उनके सैनिक भी। लगता था कि वे मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट कर रख देंगे। सलीम मरते मरते बचा। मानसिंह भय के मारे सामने नहीं आया। संख्या में कम होने के कारण राणा के साथी कटकर मरने लगे। इस युद्ध में उन्हें भयंकर हानि उठानी पड़ी। साथियों, अपने थोड़े से साथियों के साथ उन्हें वन वन भटकना पड़ा। ऐसे समय में पर्वत पुत्र आदिवासियों ने अपने देश के वीर नायक की भरपूर सहायता की।
वे हल्दी घाटी के युद्ध में भी लड़े थे उनके साथ। मुगल सेना पीछे पड़ी थी। खाने के लिए घास की रोटियां मिलती कभी, वे भी नहीं मिलती। राजकुमार के हाथ से वन विलाव घास की रोटी छीन कर भाग खड़ा होता था। महाराणा के रोटी के अभाव में बिलखते राजकुमार को देखते हैं तो आंखें भर आती हैं। सोचते हैं वे भी झुक जाएं अनीत के आगे, हार मान ले। नहीं नहीं, फिर आदर्शों के लिए कौन कठिनाइयों कष्टों को सहन करेगा। महाराणा का यह स्वातंत्र प्रेम का उच्चादर्श भारतीय इतिहास की अनमोल धाती बनकर रह गया। आज भी उनकी जयंती मनाई जाती है, उनकी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की जाती हैं, क्योंकि उन्होंने एक महानतम भावना को उच्चतम विकास दिया था। कवि बांकीदास ने उनके लिए लिखा है, अकबर घोर अंगार उघाड़ा हिंदू अवर, जागे जगदातार पोहरे राणा प्रताप सी। अकबर रूपी घोर अंधकार भरी रात्र में सब भारतीय सो गए हैं, किंतु इस संसार के रचने वाले ईश्वर के महानतम अंश को स्वयं में जगाए हुए राणा प्रताप पहरी बने जाग कर राष्ट्र और संस्कृत की रक्षा कर रहे हैं। आज जब सारा संसार अनैतिकता के अंधकार में डूबा हुआ है, जब इस अनैतिकता को मिटाने की शक्ति भर प्रयास करने वाले थोड़े से नैतिक लोगों के लिए उनका यह साहस क्या छोटा मोटा संबल है। सत्य है, महाराणा प्रताप के एक एक करके सभी किले मुगलों के अधिकार में चले गए थे। उन्हें वर्षों तक बीहड़ वनों में अपने परिवार व अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ घोर अभाव व कष्टों भरा जीवन व्यतीत करना पड़ा। जिन राजकुमारों के पांव मखमल के सेजों से नीचे नहीं पड़ते थे, वे घास की रोटी के लिए तरसे। किंतु इस तप ने राणा की नैतिक विजय का लोहा उन हिंदू राजाओं को ही नहीं मनवा दिया जिन्होंने स्वार्थ और सुख के लिए अपनी स्वतंत्रता व अपने राष्ट्रीय गौरव को बेच दिया था, वरन स्वयं अकबर ने भी माना कोई व्यक्ति बिना राज्य और बिना किसी संपदा के भी महान हो सकता है। यह उन्होंने भी जाना। अकबर का दरबारी रत्न अब्दुल रहीम खान खाना राणा की महानता पर मुग्ध था। बीकानेर महाराज का भाई पृथ्वीराज राठौर उसके मुंह के सामने महाराणा के अपराजेय व्यक्तित्व और स्वातंत्र प्रेम के गीत गाता था। मान सिंह और अन्य राजा भी मन ही मन अपनी क्षुद्रता को समझ रहे थे। इन सब के सामने भी हल्दी घाटी के युद्ध में हुई अपनी विजय फीकी लगती थी। उनकी जो प्रतिज्ञा थी, उनका मस्तक केवल ईश्वर के सामने झुक सकता है। इस प्रतिज्ञा में उनका अहम नहीं, वरन इनकी ईश्वर निष्ठा, संस्कृति निष्ठा व राष्ट्र निष्ठा ही बोल रही थी। वे मातृभूमि छोड़ने और सिंध के रेगिस्तान में जाकर नई शक्ति संगठित करने के लिए तैयार थे, पर वे अपने देश की स्वतंत्रता को व्यक्तित्व सुखों के लिए बेचने को तैयार नहीं थे। कहना न होगा कि स्वतंत्र भारत उस समय राणा के हृदय में अवस्थित था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय समस्त फ्रांस पर जर्मनी की सेना का अधिकार था, पर जनरल दगाल के साथ फ्रांस का अस्तित्व व व्यक्तित्व इंग्लैंड में सुरक्षित था। ठीक उसी प्रकार राणा प्रताप सारे देश की स्वतंत्रता के प्रतीक बन चुके थे, जबकि वे खाली हाथ थे। राज्य छिन चुका था। राणा का तप पूरा हुआ। भामाशाह के रूप में ईश्वर ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी। भामाशाह ने अपने कोष की कुंजी इनके चरणों में रख दी, जिससे 25,000 व्यक्ति 12 वर्ष तक गुजर कर सकते थे। इस धन से उन्होंने पुनः शक्ति संगठित की
और एक एक करके 32 किले मुगलों से छीन लिए। केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ के 2 दुर्ग जीतने शेष रहे थे कि यह अमर विभूत इस संसार को छोड़ के चली गई। महाराणा प्रताप का यह स्वतंत्र प्रेम, आदर्शमय जीवन यदि हमारे रक्त में उबाल न लाए, यदि हमारे रक्त में उबाल न लाए, और हम इस अनैतिकता की सर्वभक्षी विभीषिका से स्वयं मुक्त पाने और समाज को मुक्ति दिलाने के लिए व्यक्तिगत सुखों का मोह न त्याग सके, तो इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी। ओम शांति। आगे इसी क्रम में महाराणा प्रताप के कुछ प्रसंग बताएंगे, पढ़कर सुनते रहिए। ओम शांति।